नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार और मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की, जिन्होंने हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम करते हुए अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की और उन्होंने अपने मंच से सत्ताधारी पार्टी की तारीफ की, जिसको लेके लगातार सियासी हलचल तेज है कि क्या बहन जी जो है वो बीजेपी और वर्तमान यूपी सरकार को लेके, उनके कामकाज को लेके खुश हैं और क्या उनका जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे भाजपा में शिफ्ट हो जाएगा। और इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ओपी मिश्रा सर मौजूद हैं। आपसे आज हम जानना चाहेंगे कि बहन जी का जो वोट परसेंट है वो जो लगातार घट रहा था, तो बहन जी का आने वाले समय में वोट परसेंट किधर जा सकता है? क्या जो 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को एससी वोट दलित वोट शिफ्ट हुआ, वो आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगा, या फिर बहन जी के पक्ष में, या भारतीय जनता पार्टी उस अपने वोट बैंक को हथियाना चाहेगी बहन जी की? देखिए, 2007 में इनके पास, बीएसपी के पास 34 पॉइंट कुछ परसेंट वोट था और आज की तारीख में 9 पॉइंट कुछ परसेंट वोट रह गया है। इतना ज्यादा वोट परसेंटेज कम होना यह दर्शाता है कि आपकी पॉपुलरिटी, आपकी लोकप्रियता, आपके काम करने का तरीका और आपकी कार्यशैली, इससे आपका जो वोट बैंक है, आपके जो शुभ चिंतक हैं, वो आश्वस्त नहीं है, खुश नहीं। और रही बात भीड़ की, बीएसपी का दावा है कि 5 लाख लोग आए थे। हम मान लें कि 5 लाख ही लोग आए थे। 5 लाख लोग उत्तर प्रदेश से आए थे, तो सीट आपके पास एक है, वो भी जिस व्यक्ति की सीट है उसका स्वयं अपना भी उसकी प्रतिभा है, उसका स्वयं का वोट बैंक है। आपको कोई बहुत बड़ा ढोल नहीं, इसलिए ये कह देना। और दूसरा, हम सब जानते हैं कि भीड़ वोट बैंक के रूप में परिवर्तित नहीं होती, कभी नहीं हुई आज तक। तो ये भीड़ 2027 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तित हो जाएगी और बीएसपी सरकार बना लेगी। यह सरकार में उसकी एक अहम भूमिका हो जाएगी। हम संतुष्ट नहीं है, न इससे सहमत। रही बात इस बात की कि वो भाजपा के पक्ष में, मैंने भाजपा की उन्होंने तारीफ की। आप विपक्ष हो कि पक्ष हो, यही आप डिसाइड कर लीजिए पहले। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा। ये सही है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में लिखा है कि कृतज्ञता हमसे वो सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से गलत है। हो सकता है आप कृतज्ञ हो कुछ, और इसलिए आप उनकी तारीफ कर रहे हो। विपक्ष से हमेशा ये आशा की जाती है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो तो अलग बात, अदरवाइज हमेशा ये अपेक्षा की जाती है कि आपका बयान सरकार के खिलाफ होगा, सरकार की कार्य प्रणाली पर और सरकार का जो करने का, काम करने का तरीका है, उसकी उपलब्धियों पर आपकी पहली नजर होगी और सीधा अटैक होगा, जो आपने नहीं किया, यानी मायावती जी ने नहीं किया। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि जो पार्टी बसपा पहली बार अकेले बहुमत में जिसने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई 2008 में, 2012 तक वह पार्टी सत्ता पर काबिज रही। 2022 के चुनाव में 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उस पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक बचा? अचानक से बसपा का कितना डाउनफॉल कैसे हुआ? बसपा का ये जो वोट था 36% का लगभग, ये कहाँ पे शिफ्ट होता गया? और लगातार बसपा का जो वोट घटता जा रहा है, ये वोट जा कहाँ रहा है? या ये इंडिया के साथ है या फिर ये एनडीए के साथ है? बसपा का वोट कहाँ गया? क्योंकि 22 चुनाव में माना गया कि राशन के मुद्दे पे, तमाम मुद्दे पे एससी वोट जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया, लेकिन 24 चुनाव में ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, एससी वोट जो है वो अभी मूव कर रहा है। कभी वो बीजेपी के साथ है, लेकिन कभी कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पे वो इंडिया अलायंस में भी आ जाता है। तो उस वोट बैंक पे क्या कहेंगे? बसपा का डाउनफॉल कैसे होता गया? देखिए, जो बीएसपी का वोट बैंक, मैं भी जाटो वोट बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, वो आज भी उनके साथ 90% इंटैक्ट है। लेकिन जो और लोग हैं, तो वो गैर जाटो जिनको आप कह सकते हैं, उनकी जो सोच का दायरा है। देखिए, कांग्रेस के पास सबसे पहले जब शुरुआत का पीरियड ले लें तो ब्राह्मण, एससी और मुस्लिम ये उनका वोट बैंक होता था। ये सही है कि एससी कांग्रेस को ज्यादा पसंद करता है, अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करता है, तो वो कांग्रेस की तरफ, जैसे मुस्लिम वोट बैंक है, मैं यहाँ स्टेट के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी राष्ट्रीय लेवल पर चुनाव होता है तो मुस्लिम वोट बैंक
राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। बीएसपी का वोट बैंक भी इस समय देख रहा है कि सरकार में भाजपा को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, भाजपा को सत्ता से हटा कौन सकता है। क्योंकि आए दिन जिस तरह दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप कह दीजिए जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। अभी कल की बात है, बंथरा की एक घटना, एक लड़की के साथ 5 लोगों ने रेप किया। ये मामूली बात है क्या? राजधानी में की घटना है ये। तो आप ये लाख कहें, बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जीवन तर्कों पे नहीं तथ्यों पर चलता है। और तथ्य यह है कि जीरो टॉलरेंस खिलाफ आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मायावती जी का वोट बैंक था वो आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के थ्रू पीडीए के पास जा रहा, डायरेक्ट पीडीए को नहीं, कांग्रेस के थ्रू पीडीए के पास जाएगा। ये बात सभी को मालूम। और मायावती जी ने पहली बार अपनी कार्यशैली में परिवर्तन किया है। जिन भी लोगों ने देखा होगा तो डायस के ऊपर 6 कुर्सियां थी, अमूमन ऐसा कभी नहीं होता है। अकेले वो बैठा करती, ब्राह्मण भी था उसमें, मुस्लिम चेहरा भी था, राजपूत चेहरा भी था और दलित चेहरा था ही। तो इस तरह उन्होंने चेंज किया। अब इस चेंज का क्या असर है? आप भाजपा के साथ, तो जो भाजपा के खिलाफ वोट है वो आपको वोट कैसे देगा? क्योंकि आप तो प्रो भाजपा की बात कर रहे हो, आपको वोट कैसे देगा? शिफ्ट होगा वोट। जो जाटव वोट बहन जी के साथ अभी हाल ही के इलेक्शन में देखा गया, करीब 7% के पास उनके पार्टी को वोट मिला 2024 के चुनाव में। वो 7% क्या बहन जी के साथ इंटैक्ट रहेगा जाटव वोट, या फिर वो बढ़ेगा, या फिर उसमें भी अभी घटने की गुंजाइश है? बहन जी के इस रैली से, इस संबोधन से उसमें गलत मैसेज दिया, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स अपना कैमरा ऑन करके बैठे थे कि मायावती बोलेंगी, दहाड़ेंगी, रायबरेली की घटना पे बोलेंगी, सीजेआई पे हमला हुआ उस पर बोलेंगी, तो बंथरा का आपने जिक्र किया उसमें दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ उस पर बोलेंगी। लेकिन बहन जी आई, उन्होंने तो सत्ता को आभार बता दिया, सत्ता का आभारी हो गई वो। उन्होंने कहा कि सत्ता अच्छा काम कर रही है। तो बहन जी ने जो कार्यक्रम किया उससे कहीं ना कहीं बसपा की जो छवि थी वो कहीं ना कहीं धूमिल और हुई है, इससे कहीं भी फायदा मिलता नहीं देखा। तो क्या वोट परसेंट अभी और घट सकता है बसपा का? देखिए, अभी चंद्रशेखर जी लगे हुए हैं पश्चिम की बेल्ट में, वो भी उसी बिरादरी से आते हैं। यद्यप उन्होंने इनडायरेक्ट मायावती जी ने उन पर हमला किया, दोगले लोगों से होशियार रही, लेकिन ऐसा नहीं। जो जाटो युवा है वो चंद्रशेखर जी के पास जा रहा है। इसलिए हमको लगता है इनका 7% वोट से 8 नहीं 6 हो सकता है। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन धरातल पे ऐसा नहीं। धरातल पे वोट बैंक नाराज है, भाजपा की आलोचना करती अगर ये तो फायदे में रहती, भाजपा की तरफदारी करके अपने निहित स्वार्थों के लिए। मैं सीधी से बात कर रहा हूं, मैं मायावती जी से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं, उनकी कार्यशैली से, कार्यप्रणाली से। आप सबको पता है मैंने उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, सर्व समाज की मसीहा कुमारी मायावती। तो मैं उनकी कार्यशैली से वाकिफ हूं। उनकी कार्यशैली ये कभी रही ही नहीं। जिस तरह का उन्होंने, लोग तो यहां तक कह रहे हैं, आजकल मीम बना रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने भाषण दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर पर वही पढ़ दिया गया। हम इससे सहमत नहीं, ये बात नहीं है, बहन जी ने कोई टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण नहीं दिया, लेकिन उनका वोट बैंक जो है आहिस्ता आहिस्ता और खिसकेगा। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि हम बिहार में जब चुनाव लड़ेंगे सारी सीटों, तो क्या है, भाजपा को फायदा पहुंचाने की उनकी ये एक कवायद है, बस, ताकि जो एससी वोट है वो बढ़ जाए। यूपी में तो बसपा के पास इकलौता विधायक है, सांसद कोई बचा नहीं। बहन जी चुनाव लड़ने के बाद बिहार में करती हैं, राजस्थान में करती हैं, जम्मू में करती हैं। काशीराम जी संस्थापक रहे बसपा के, जो सपना उन्होंने कभी देखा था दलितों को आगे लाने का, वंचितों की आवाज उठाने का, और सत्ता के शिखर पर जो पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको लाने का। और जब बसपा सुप्रीमो बहन जी इस तरह से बयान देती हैं, सत्ता के आभारी होने की बात करती हैं, तो कहाँ उनके काशीराम जी के वो आदर्श दिखाई देते हैं जिन पे वो चल के आई थी, जिसलिए उनको काशीराम जी ने सीएम बनाया था। जो कुछ भी उन्होंने हासिल किया, हासिल तो उन्होंने एक सिर्फ दलित समाज की वजह से किया, क्योंकि वो उसी से आती थी और ऐसा माना गया कि ये एक बड़ी लीडर दलित समाज की है। लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई रायबरेली की घटना पे, सीबीआई के हमले पे वो खामोश रही। ये मायावती की ये खामोशी क्या उनकी जो राजनीति है उसकी
समीक्षा को बताती हैं और एकदम मायावती का कह सकते हैं कि डाउनफॉल आ गया है, चरम पे हैं वो। अगर वो अभी भी नहीं उभरी तो उनका पॉलिटिकल करियर खत्म माना जाएगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का गठन ही एंटी सवर्ण हुआ था, सीधी सी बात, मनुवाद के खिलाफ हुआ था, सनातन के खिलाफ हुआ था, हिंदुत्व के खिलाफ हुआ था, और आज वो उन्हीं पार्टी को सपोर्ट कर रही। तो कैसे होगा? लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि सीजेआई के मुद्दे पर बोलेंगे या रायबरेली वाली घटना बोलेंगे। आपने चुप्पी साध ली, इसलिए कि अगर आप बोल देती तो आलोचना थी सरकार की। तो आपसे ये उम्मीद करना ये गुनाह था। हमको तो यही लगता है कि उनका नुकसान तय है। आकाश आनंद जी इसमें कितना चमत्कार कर पाएंगे हम नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश आनंद जी और चंद्रशेखर दोनों यूथ हैं, युवा हैं, दोनों की कार्यशैली में जमीन आसमान को फर्क है। वो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है चंद्रशेखर, और ये विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। धान और चावल में फर्क नहीं जान सकते, ये गन्ना है कि धान। और भारत की राजनीति, खासतौर से ग्रामीण राजनीति, जहां बीएसपी अंदर तक है थी जिसको कह सकते हैं, वहां आकाश आनंद कोई चमत्कार कर पाएंगे हमको नहीं लगता। बहन जी जब भाषण देने की आई तो वो सत्ता से ज्यादा विपक्ष पे प्रहार करती दिखी। कभी चंद्रशेखर रावण पे हमलावर हुई तो कभी अखिलेश यादव के पीडीए को उन्होंने छलावा बताया और कहा कि ये इनके करनी कथनी में बड़ा अंतर है, और इस तरह की बातें उन्होंने कही। अपने मंच से पीडीए का खंडन बहन जी करती दिखाई दी। तो क्या वाकई पीडीए का संदेश इतना ज्यादा जड़ों तक गया है जो कि बीजेपी के साथ साथ बसपा के लिए भी एक कह सकते हैं संकट लाया है? और पीडीए का अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा देते रहे, वो पीडीए का नारा बखूबी सफल हुआ, क्योंकि 24 में तो एक अलायंस था कांग्रेस सपा का, इसलिए माना गया कि इंडिया अलायंस में, और कांग्रेस के नाते दलित वोट शिफ्ट हुआ। लेकिन क्या वाकई में पीडीए जो है वो ज्यादा वोट लेके अपनी तरफ आकर्षित हुआ? पीडीए का नारा जो था, पीडीए का जो फार्मूला है, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित, 24 के अभी जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, उसमें भी कांग्रेस के साथ इनका अलायंस था, समाजवादी पार्टी का। हमको उम्मीद है कि फिर अलायंस रहेगा और एक बहुत बड़ा अटैक होगा सत्तारूढ़ दल पर, पॉलिटिकल अटैक इलेक्शन, क्योंकि लोग बोल नहीं रहे डर की वजह से। बुलडोजर का डर, कानून का डर, बड़े बड़े पत्रकार बोल नहीं रहे, एफआईआर हो जाएगी, इस बात का डर। और डर जो है बहुत दिन तक चलता नहीं, तो लोगों के अंदर सरकार को लेकर आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश। बस उनको इंतजार है कि कब वो टाइम आ जाए और कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके वर्तमान सरकार को गिरा सके और पीडीए को मजबूत कर सके। पीडीए मजबूती के साथ पढ़ रहा है, लोग बोल नहीं रहे। ये सीधे सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए। आप बोलिए नहीं, आपके साथ जो हो रहा है उसको बर्दाश्त कीजिए और जब मौका आए तो जवाब दीजिए। हमको तो चिंता इस बात की है कि जिस दिन, हम लोग इसको अलग समझते अन्यथा ले सकते हैं, जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की या भारत में दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं, तो बहुसंख्यक समाज जो है, जो यानी कि जो सवर्ण क्लास का समाज, उसका यानी कि गृह युद्ध जैसे वातावरण बन सकता है। क्योंकि तरह तरह बांट दिया गया, जातियों में बांट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। तालिबान की बात आप भाषण दिया करते थे, अब तालिबान को आप उत्तर प्रदेश में घुमा रहे पूरा राजकीय सम्मान के साथ उसको, तो फिर लोग देख नहीं रहे। तो इस तरह लोगों में नाराजगी है सरकार को, और जिसका फायदा पीडीए और कांग्रेस को मिलना निश्चित है। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।